हेलो भाई सभी को गुड इवनिंग। राधे राधे, जय श्री राम। हाँ तो भैया क्या हाल चाल है आप लोगों का? अरे कमेंट वमेंट कुछ करोगे? क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है? तबीयत पानी सही है ना? कलैया कन्या कलसवा कर लिए ना आप लोग? अरे बताओगे। बहुत सारे लोग कल नहीं आए थे क्लास में। कल किसी का शादी उदी था क्या? अब से कब से गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो जितने भी बच्चे अभी जल्द में जुड़े हैं आप सभी लोग आज से पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर इसी सप्ताह का मेहमान है, क्योंकि किसी दिन भी मैं एक लंबा क्लास ले सकता हूँ। ठीक है। अब हैंड राइज कौन करने की जरूरत है? क्या सर्वोदय यादव क्या नाम है? मत करो हैंड राइज बेटा। ठीक है। अरे आ जाओ सभी। नहीं नहीं राधिका कल क्लास में थी नहीं। लास्ट में मैंने हैंड राइज लिया था सबका। हाँ कल भगोड़े भी आए थे, कुछ स्टार्टिंग में क्लास में आए थे, भग गए फिर लास्ट में। ऐप में प्रॉब्लम है। अच्छा हाँ ऐप वाला प्रॉब्लम। मैंने ऐप में प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट में प्रॉब्लम है। ठीक है। ऐप में प्रॉब्लम थोड़ी नहीं, इंटरनेट में प्रॉब्लम है। अरे सोनू केसरी सागर ये सब लोग आए हैं। मैथ के जो सर हैं उनका तबीयत खराब है, बैकबोन में प्रॉब्लम है। कहें कि बुधवार तक देखते हैं। ठीक है। डॉक्टर उसने आराम करने के लिए दिया है, कहा है। मैं करवा दूं शुभम, करोगे? भाई कोई को शादी उदी करना है भाई, देखो शुभम शादी करने के लिए तैयार है, जाके कर लो, दहेज वहेज नहीं लेंगे। अरे सागर कर क्लास में नहीं आए थे? हाँ कल तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, नहीं आए क्लास में? क्यों भाई? क्यों सागर, ऐसा क्यों? चलो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। मैंने सोचा था कि अब आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें, लेकिन मैंने सोचा कि एक ही चैप्टर है और न्यूमेरिकल वाला, ये चैप्टर नंबर 4। इसके बाद कहीं न्यूमेरिकल आपको नहीं लगाना है। तो मेरे दिमाग में यह बात आई कि अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा तो आप लोग बुरा भाग कौन सा ही भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये चैप्टर कंप्लीट कर लूं, चैप्टर नंबर 4, उसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना? ठीक है। हाँ इसके बाद ऑर्गेनिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? ताकि ऑर्गेनिक भी चलता रहे एक एक चैप्टर, और इधर भी चलता रहे। ठीक है ना? ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, और ये चैप्टर हम लोग देखो आज तो मैं 1.5 घंटे का क्लास लूंगा। आज लूंगा तो फिजिक्स का 2-2.5 घंटे का लूंगा। 9 बजे शुरू करूंगा, 11-11 बजे तक, बात अलग है। लेकिन किसी दिन फिर से इसी तरह रपेटूंगा 3-4 घंटे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बशर्ते आप लोग देखो इस समय लापरवाही मत करना। नहीं विशाल सर की तबीयत सही है, लेकिन डॉक्टर उन्हें आराम करने के लिए कहें, तो वो खड़े होकर पढ़ा तो सकते नहीं। हाँ इसलिए ठीक है। चलो भाई बात विचार मत करो, हो गया बात। कल की क्लास मैंने बहुत ही डेडिकेटेड होकर लिया था। ठीक है, तो चलिए आज से क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। देखिए आज के क्लास में चैप्टर नंबर 4 है, नाम है उसका रासायनिक बलगत, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? रासायनिक अपक्रिया से संबंधित पढ़ना। पहले समझ लो क्या पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित पढ़ना है। बात समझना, नहीं तो बाद में स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा, फिर उसके बाद रोगे। आप कमेंट बाजी बंद करो, कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा कमेंट। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया से संबंधित पढ़ना है। रासायनिक अपक्रिया से संबंधित पढ़ने का मतलब क्या है? जैसे कोई अपक्रिया है, ए और ये बी में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यह रासायनिक अपक्रिया कितने समय में चेंज हो रहा है, और इसका वेग क्या है चेंज होने का, ये सभी चीजें आपको इस पूरे चैप्टर भर में पढ़नी है।
ठीक है। रासायनिक बलगतिकी अगर आप लोग आगे जाओगे, बीटेक वगैरह करोगे केमिकल वगैरह से, तो वहां पर रासायनिक बलगतिकी का एक अलग से मतलब चैप्टर क्या एक अलग से बुक ही पढ़नी पड़ती है काइनेटिक्स से, ठीक है, काइनेटिक्स के नाम से, रासायनिक केमिकल काइनेटिक्स के नाम से पढ़नी होती है। मजा आता है चैप्टर पढ़ने में, ठीक है ना, कुछ और बढ़िया चैप्टर होता है, ठीक है। आपको इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, रासायनिक अपक्रिया से संबंधित चीजें पढ़नी है। कौन सी रासायनिक अपक्रिया तेज भाग रही है, कौन सी रासायनिक अपक्रिया धीरे भाग रही है, ये सभी चीजों के बारे में पढ़ना है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। क्या हुआ, बात समझ में आई सभी को? हाँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा, ये जो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, क्या रासायनिक बलगतिकी, इस चैप्टर से नंबर 1, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है। नंबर 1 नंबर पे इस चैप्टर से आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आंकिक प्रश्न पूछा जाता है। नंबर 2 नंबर पर आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। इस पूरे चैप्टर से आप चाहे बोर्ड का एग्जाम दो, चाहे फिर बोर्ड के आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, जैसे IIT नीट वगैरह दो, हमेशा इस चैप्टर से आंकिक प्रश्न बहुत ही अच्छे से बनते हैं, ठीक है ना। इसके साथ नंबर 3 है आपका, इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, इस टाइप से पूछा जाता है। अगर आप जानो इसका वेटेज कितना है, तो वेटेज इसका 3 से लेकर 5 अंक तक का वेटेज है, ठीक है। अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ी सी भी लापरवाही कर दिए तो लास्ट तक आपको नहीं समझ में आएगी, इसलिए कोशिश करना कि लाइव क्लास देखें, ठीक है, बढ़िया रहेगा। 3 से 5 कभी कभी 4 अंकों का भी पूछा जाता है सागर, ठीक है, ये होता है इस सिस्टम में, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में ना, ओके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, आज न्यू चैप्टर है, ठीक है, आज न्यू चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक बलगतिकी के बारे में ही जानते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक बलगतिकी के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी के बारे में ही हम सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं। तो हेडिंग करिएगा रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी, ठीक है, रासायनिक बलगतिकी। देखिए रासायनिक बलगतिकी होता क्या है। रासायनिक बलगतिकी में हम लोग 3 चीजों का अध्ययन करते हैं। किसका किसका? रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम लोग 3 चीजों के अध्ययन करते हैं। रासायनिक अपक्रिया की दर, रासायनिक अपक्रिया की दर, दर का मतलब क्या हुआ? रासायनिक अपक्रिया के दर से मतलब क्या हुआ? रासायनिक अपक्रिया का वेग हम लोग अध्ययन करते हैं, दर अध्ययन करते हैं, किस रफ्तार से यह रासायनिक अपक्रिया चल रही है, ये हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे हम लोग ये अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। नंबर 2 पे हम लोग रासायनिक अपक्रिया की क्रियाविधि अध्ययन करते हैं कि रासायनिक अपक्रिया की क्रियाविधि क्या है, कैसे रासायनिक अपक्रिया हो रही है। नंबर 3 पे इसमें अध्ययन करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की अपक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। ये 3 चीजों के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या? रासायनिक बलगतिकी वाले चैप्टर में, ठीक है। तो रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा क्या हो जाएगी, ठीक है। रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा क्या हो जाएगी?
रसायन विज्ञान का वह शाखा, रसायन विज्ञान का वह शाखा, रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, अपक्रिया की दर, रासायनिक अपक्रिया की क्रियाविधि, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि तथा रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। समझ में आया सभी लोगों को परिभाषा इसका? रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया की क्रियाविधि, रासायनिक अपक्रिया की दर तथा रासायनिक अपक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। डिफिनेशन सभी को समझ में आया? बताओ, याद हुआ सभी को डिफिनेशन? रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में इसका डिफिनेशन जरूर लिखें, क्योंकि जरूरी है ये जानना। हालांकि आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि रासायनिक बलगतिकी का परिभाषा लिखिए, लेकिन आपको ये जानना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी वाइवा वगैरह में टीचर या कहीं आप वाइवा वगैरह दोगे आगे, वहां पे पूछा जाता है कि केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत अपक्रिया की दर, रासायनिक अपक्रिया की क्रियाविधि तथा रासायनिक अपक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। हो गया? बताइए, ये परिभाषा सभी का हो गया? याद हो गया? सभी लोग लिख लीजिए इसे। सबसे पहले लिख लीजिए सभी लोग, रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया की क्रियाविधि, रासायनिक अपक्रिया का प्रभावित करने वाले कारक। बहुत बढ़िया आदित्य सिंह, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बस अच्छे से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। लिख लिए सर? मैं बोल दे रहा हूं ना, प्रियंका कुशवाहा, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। फर्स्ट टॉपिक ही है। बहुत बढ़िया सुषमा कुमारी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स का प्रयोग लिखने में किया करें, आंसर लिखने में, ठीक है? इससे क्या होता है, आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा चीजें। अपने कॉपी पे भी लिखा करो, कमेंट बॉक्स में भी लिखा करो, जहां मन करे तहां पे लिखा करो। कोई सामने आ जाए उसके मुंह पे लिख के मुंह काला कर दिया करो, ठीक है ना? मार खाओगे अमरजीत। 6 बजे बता दिया गया क्लास होता है, तो नोटिफिकेशन अलग से भेजा जाएगा, न्योता भेजा जाएगा। हाँ राधिका, मुझे पता है कि ऊपर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बोल दिया हूं 3-4 बार, आप लिख लोगे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, फिजिक्स की क्लास होगी रोशनी कुमारी अपने समय पर, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो हमने जाना कि रासायनिक बलगतिकी किसे कहा जाता है, आपने इसका डिफिनेशन लिख लिया, ठीक है? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, रासायनिक बलगतिकी में रासायनिक अपक्रिया के गति के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान देना सभी लोग, गति के आधार पर अपक्रिया के प्रकार, ये हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया के गति के आधार पर अपक्रिया के प्रकार जानेंगे हम लोग, ठीक है? तो हेडिंग करना, क्या हेडिंग करना है? गति के आधार पर, गति के आधार पर, गति के आधार पर अपक्रिया के प्रकार, गति के आधार पर अपक्रिया के
प्रकार, ये आप सभी लोग हेडिंग करिएगा। जैसे देखिए आपके क्लास में या हमारे साथ जो पढ़ रहे हैं इसमें कई प्रकार के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अति तीव्र बुद्धि के हैं, जिनको एक बार में चीजें समझ में आ जाती हैं। कुछ बच्चे ऐसे कि जो एवरेज हैं, जिनको एक बार में चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन हाँ पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं तो उनको आ जाती है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बुद्धि अति मंद है, जिनको समझ में आता ही नहीं है, या फिर वो समझना चाहते ही नहीं। दोनों चीज हो सकता है, या तो उनको समझ में नहीं आता है, या फिर वो उनकी दिमाग में इतना कचरा भर गया होता है, इधर उधर की बातें हमेशा चलती रहती हैं कि उनको समझने की कोशिश ही नहीं करते। उसी प्रकार से 3 प्रकार की अभिक्रियाएं भी होती हैं। कुछ अभिक्रियाएं क्या होती हैं? नंबर 1 प्रकार की कुल बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं जो अति तीव्र अभिक्रिया होती हैं। अति तीव्र अभिक्रिया, ठीक है, एक प्रकार होगी। दूसरा प्रकार क्या होगा ना? मध्यम गति अभिक्रिया, मध्यम गति अभिक्रिया दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार हो जाता है आपका अति मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। देखो अब हम लोग उठ रहे हैं, धीरे धीरे अपना एरिया बना रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, किसके बारे में पढ़ना है, ये सभी चीजें हम लोग जानने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया क्या होता है? इसे 3 प्रकार का होता है। एक अति तीव्र अभिक्रिया होता है, दूसरा मध्यम गति अभिक्रिया, तीसरा अति मंद अभिक्रिया होती है, ठीक है। या अति मंद मतलब स्लो वाली अभिक्रिया। तीनों चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग करिएगा अति तीव्र अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट है, नाम से क्या है? स्पष्ट है कि अति तीव्र अभिक्रिया क्या होंगी? ऐसी अभिक्रिया है जो पूर्ण होने में कुछ ही सेकंड का समय लेती हैं, अति तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने में क्या कुछ ही सेकंड का समय लेती हैं, क्या कहलाती हैं? अति तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने में कुछ ही सेकंड का समय लेती हैं, उसे क्या कहते हैं? अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयनित अभिक्रिया, उदाहरण में आप लिख देना, उदाहरण में क्या लिखोगे? आयनित अभिक्रिया, आयनित अभिक्रिया, ठीक है। आयनित अभिक्रिया जैसे आपका आयनित अभिक्रिया में NaOH है, यह आपका HCl अम्ल के साथ क्रिया सीधा आपका बना लिया NaCl प्लस H2O बना लिया, ठीक है। यह आपका अति तीव्र अभिक्रिया है। तो हमें इसके बारे में ऐसे बच्चों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं जो एक बार में समझ लेते हैं। बार बार बताने की जरूरत है क्या? ऐसे बच्चों को बार बार बताने की जरूरत है क्या जो एक बार में समझ लेते हैं? नहीं, ऐसे बच्चों को हम लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती जो बार एक ही बार में समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमें कोई कुछ अध्ययन नहीं करना है। अति तीव्र अभिक्रिया के बारे में हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। बात समझ में आई? अति तीव्र अभिक्रिया के बारे में हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस इतना जान लेना, ऐसी अभिक्रिया जो कुछ ही सेकेंड में पूरा हो जाती है, फट से पूरा हो जाती है, उसे अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस यही पर जानना है। अतः जो तेज है उसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, एक बार में समझ में आ गया, उसको दोबारा पढ़ाने की क्या जरूरत है? बात समझ में आ रही है आप लोगों? इसका एग्जाम्पल आप जान लेना, आयनिक अभिक्रिया इसका एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल आयनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। अब मैं PDF में शायद इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं दिखा रहा हूं ऑब्जेक्टिव में जो बने हैं यहां से। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझना, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे बनता है। नेक्स्ट हेडिंग डालना सभी लोग, क्या? मध्यम गति अभिक्रिया, ठीक है। मध्यम गति अभिक्रिया, क्या हेडिंग डालना है? मध्यम गति अभिक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना है आपको? मध्यम गति अभिक्रिया। मध्यम गति अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी अभिक्रियाएं, क्या? ऐसी अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने में कुछ मिनट का समय लेती हैं, उसे क्या कहा जाता है? मध्यम गति अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने में
में कुछ मिनट का समय लेती हैं, उसे क्या कहा जाता है? लेती हैं, उसे मध्यम गति अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने में कुछ मिनट का समय लेती हैं, उसे क्या कहते हैं? मध्यम गति अभिक्रियाएं कहते हैं। और इन्हीं अभिक्रियाओं के बारे में आपको रासायनिक बल गतिकी में पढ़ना भी है। और मुझे लगता है कि ऐसे ही बच्चे जो मध्यम गति के होते हैं, जिनको एक बार में चीजें नहीं समझ में आती, उन्हीं को बार बार समझाने की जरूरत भी होती है ना। तो इसी के बारे में हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना भी है और ऐसे ही बच्चों को मुझे पढ़ाना भी है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ऐसी अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने में कुछ मिनट का समय लेती हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मध्यम गति अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण लिखना सभी लोग, उदाहरण लिखना सभी लोग। उदाहरण में क्या लिखना है इसका? जैसे आणविक अभिक्रिया, आणविक अभिक्रिया एक तरह से मध्यम गति अभिक्रिया है। ठीक है, इसका जैसे पहला आपका एग्जांपल इसमें है आपका क्या? H2+3 अमोनिया बनने का जो विधि है N2+3H2 इट गिव्स आउट 2NH3। ये आपका इसका एग्जांपल है किसका? अति मध्यम गति अभिक्रिया की। और पूरे चैप्टर में आपको हमें क्या पढ़ना है? मध्यम गति अभिक्रिया के बारे में ही पढ़नी है। ठीक है, अति तीव्र अभिक्रिया के बारे में नहीं पढ़नी, क्योंकि ये सेकेंडों में बीत जाती है। उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? वो सेकेंडों में जो अभिक्रिया हो जाती है उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सेकेंडों भर में हो जाती है। और ये मध्यम गति अभिक्रिया कुछ मिनट में होती है, 10 मिनट 15 मिनट का समय लेती है। इसलिए इसके बारे में हम लोग पूरे चैप्टर में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। बताओ, यहां तक सभी को समझ में आया? यहां तक समझ में आया? हाँ, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अब एक जो छोटा सा बचा है मंद गति अभिक्रिया, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं ना। मंद गति अभिक्रिया सभी लोग हेडिंग करना। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखना सभी लोग, ये वाला आप सभी के सामने, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये आप लोग देख लेना। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है बताओ? किसका अध्ययन किया जाता है? रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है बताओ? रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बताओ। तो मैंने बताया कि आपको रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत मध्यम गति अभिक्रिया के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। तीव्र गति के अभिक्रिया के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता, अति मंद अभिक्रिया के बारे में भी अध्ययन नहीं किया जाता है। तो किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? मध्यम या मंद गति अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। मंद गति अभिक्रिया के बारे में, या मध्यम गति से भी लिखा जाता है, मध्यम गति भी लिखा जाता है। गति अभिक्रिया के बारे में आपको रासायनिक बल गतिकी में अध्ययन करना है। सी वाला आपका इसका सही जवाब होगा। मैंने आपको बताया तीव्र गति अभिक्रिया के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है क्योंकि ये बहुत तेजी से हो जाती है। अति मंद वाले के बारे में भी अध्ययन नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत स्लो होती है। लेकिन मंद गति अभिक्रिया जो होती है धीरे धीरे होती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं रासायनिक बल गतिकी में। और जरा सोचो दिमाग से, आपको अगर आप टीचर हो तो किसको पढ़ाने में मजा आएगा? जो एक बार में समझ में आ जाएगा उसको तो पढ़ाने में मजा आएगा ही। जो धीरे धीरे समझ में आता है जिसको, उसको भी पढ़ाने में मजा आएगा। लेकिन जिसको एकदम नहीं समझ में आता उसको आएगा क्या? हाँ, नहीं आएगा। ठीक है, तो रासायनिक बल गति के अंदर क्या किसका अध्ययन किया जाता है? मंद गति की अभिक्रियाओं के अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। देखिए अब आपके होता एक और जो लास्ट टाइप था अति मंद वाला, लिख देते हैं अति मंद गति की अभिक्रिया। ये किसे कहा जाता है? अति मंद गति की अभिक्रिया किसे कहा जाता है? ध्यान देना, ये जो अभिक्रियाएं होती है ना, ये ऐसी अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने में कई दिन, कई महीनों, कई सालों का समय लेती हैं, उसे अति मंद गति की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने में बहुत ज्यादा
समय लेती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे अति मंद गति की अभिक्रियाएं कहते हैं। उसे अति मंद गति की अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने में बहुत ज्यादा समय लेती हैं, महीनों ले सकती हैं, सालों ले सकती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अति मंद गति की अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे आपका लोहे में जंग लेना, जिसे मैंने कल आपको मतलब लास्ट लेक्चर में जब हमने पढ़ाया था आप लोगों को क्या विद्युत रसायन वाले चैप्टर, मैंने लास्ट में बताया था आपको क्या संक्षारण, आपने पढ़ा होगा ना लेक्चर में, जब हमने संक्षारण पढ़ाया था। संक्षारण में क्या बताया था, लोहे में जंग लगना, ये भी एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया होती है। मैंने इसके बारे में पूरा कैसे कैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है ये पूरा बताया था। तो लोहे में जंग, क्या आप लोहा बाहर रख दो, अपनी साइकिल को उठा के बाहर रख दो, क्या 1 घंटे में हो जाएगी, 2 घंटे में हो जाएगी, उसमें मूर्छा लग जाएगा? नहीं ना, कम से कम 2 साल 4 साल 5 साल होना चाहिए, है ना, 2 साल 5 साल 4 साल होना चाहिए, तभी तो मूर्छा लगेगा उसमें। तो जरा बताओ, अगर आपको अध्ययन करना है तो अति मंद गति की अभिक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हो क्या आप? मान लो आपको कुछ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, आपने लोहा लेकर आया, छत पे रख दिया, पानी गिरा रहे हैं, घर से फोन आया, किसी का भी आ सकता है, फ्रेंड का आ सकता है, मम्मी का आ सकता है, मम्मी पूछेंगे क्या कर रहे हो, मैं अभी रासायनिक बल गति के जरिए एक रिएक्शन है, लोहे में जंग लगा रहे हैं, उसके बाद उसका रेट निकालेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब ये तो एक दिन का काम होगा नहीं, 2 4 5 10 साल लग जाएगा आपको उसमें लोहा में जंग लगने में। अच्छा लोहा रहा तो 10 15 साल लग जाएंगे, खराब रहा तब भी 2 3 महीने हो जाएगा। हाँ, इतना देर में क्या होगा बताओ, इतना देर में कोई वेट करेगा क्या? तो ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में हमें अध्ययन नहीं करनी है, केवल अध्ययन किसके बारे में करनी है, मंद गति या मध्यम गति के टाइप की अभिक्रियाओं के बारे में। तो पूरे चैप्टर हमने किसी के बारे में पढ़ेंगे जो 10-5 मिनट में आपकी अभिक्रियाएं हो जाती हैं, जो मिनट में या 1 घंटे 2 घंटे में अभिक्रियाएं हो जाती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में हमें अध्ययन करना है, ऐसी अभिक्रियाओं का हमें रेट निकालना होगा, ऐसी अभिक्रियाओं का हमें रेट मतलब दर निकालना होगा, ऐसी अभिक्रियाओं का हमें कोटि निकालनी होगी, ऐसी अभिक्रियाओं का हमें आणविकता निकालना होगा ना। तो ये सब चीजें आपके एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएंगी, क्योंकि बेसिक होता है किसी चैप्टर का पढ़ाना, तो इसलिए पढ़ा दिया जाता है ना। लेकिन ये क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, कि रासायनिक बल गति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मंद गति की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। बताइए ना। तो इसे आप लोग, अगर मान लीजिए आप जवानी के समय में कोई लोहा रखे अध्ययन करने के लिए, जंग लगने के लिए, और आप बुढ़ा गए, आपके बच्चे बच्चे हो गए, तो आपने तो अध्ययन कर नहीं पाया, आपके बच्चे बच्चे उसका अध्ययन करेंगे, ये भी हो सकता है, अगर ऐसा अतिमंद वाले अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करोगे तो, है ना। हो सकता है आपके बच्चे भी नहीं, आपके बच्चे भी नहीं, अरे जवानी का मतलब जो आपका इस समय ये वाला समय है, इस समय में जो भी चाहो वो कर सकते हो, लेकिन बुढ़ापे का समय है, चाहोगे तो सब कुछ करना, लेकिन कर नहीं पाओगे, शरीर और एनर्जी साथ नहीं देगी। हाँ क्यों भाई, शरीर और एनर्जी साथ नहीं देगी। हाँ, अगर आपके बच्चे नहीं कर पाए तो आपके बच्चों का बच्चा होगा, वो करेंगे, जिसे आप लोग पोता या परपोता कहते हो, है ना। क्यों भाई बात समझ में आई सभी को? तो ऐसे अभिक्रियाओं के बारे में हमें अध्ययन करना ही नहीं है, केवल ऐसे अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करना है जो 1-2 मिनट 5 मिनट में हो जाए, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग, क्या, अभिक्रिया की दर। क्या हेडिंग डालना आपको, अभिक्रिया की दर। रेट ऑफ रिएक्शन इसे इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है ना। अब अभिक्रिया की दर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई अभिकारक है, अभिकारक का मतलब क्या है अभी मैं बता रहा हूं, और इसके बाद ये उत्पाद में चेंज हो रहा है, जिसे हम लोग प्रोडक्ट कहोगे, इसे रिएक्टेंट कहोगे, ठीक है। अभिकारक है,
ये उत्पाद में चेंज हो रहा है, यानी ये रिएक्टेंट आर है, इसे हम लोग आर से लिखेंगे स्टार्ट में, ये प्रोडक्ट पी बना रहा है। अभिकारक का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग क्या कुछ बनाते हो, आप लोग खिचड़ी बनाते हो कि नहीं, खिचड़ी कौन कौन हॉस्टल में रहता है और खिचड़ी बनाया है, बताओ। अरे हॉस्टल में क्या क्या बनाते हो, मुर्गा उर्गा बनाते हो कि नहीं, शायद लड़कियां होंगी, तो मुझे जहां तक पता है कि लड़कियां ये मुर्गा उर्गा नॉनवेज वगैरह नहीं खाती हैं, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा भगवान को ज्यादा मानती हैं, इस मामले में लड़के आगे होते हैं, तो उनको पता होगा, और शायद इसलिए भी नहीं बनाती होंगी, खाती होंगी, क्योंकि मान लीजिए कहीं शादी उदी होकर के गए उनके घर, तो वहां बनाना उनाना हुआ तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं खाती ही नहीं हूँ, नहीं माजूंगी उस दिन बर्तन उर्तन, क्योंकि मैं खाती ही नहीं हूँ, यही कह के अपना कल्टी मार लेंगे, है ना, क्यों भाई, चालाक होती हैं ये सब ना, ठीक है। भले ही मार्केट में छुप छुप के जाके बिरयानी खाती हूँ, उसकी बात अलग है। चलिए पॉइंट पे आते हैं, जब आप मुर्गा उर्गा बनाते हो तो क्या करते हो, मुर्गा लाते हो कटवा के, या मुर्गी लाते हो, जो भी लाते हो, मुर्गा लाते हो, ठीक है, मुर्गा लाते हो, इसे कटवा कर लेकर आते हो, कितना 2 किलो, या मान लो अकेले खाना है 1 किलो, क्योंकि लड़की एकदम समझ लीजिए 1 किलो तो मुर्गा खाई जाते होंगे, 1 किलो, इसमें क्या डालते हो, मसाला डालते हो, मसाला डालते हो, इसमें क्या डालते हो, मसाला के साथ साथ में क्या डालते हो बताओ, मसाला के साथ में तेल डालते हो, पानी डालते हो, ठीक है, ये सब डालते हो, तो ये मुर्गा 1 किलो, अब मसाला देखा जाए 100 ग्राम, ये देखा जाए आपका तेल मान लीजिए 50 ग्राम तेल, पानी मान लो 50 ग्राम, या ये 100 ग्राम पानी हो गया, 100 ग्राम पानी, ये सब डालते हो, तो ये मान लीजिए 1 किलोग्राम को हम लोग 1000 ग्राम ले सकते हैं ना, 1000 15 1250, यानी कुल मिला के आपका ये 1250 ग्राम का हमने क्या लिया, मुर्गा का मटेरियल लिया। अब इसको गर्म किया तो ये क्या बन गया, मुर्गा बन गया, मुर्गा बन गया एकदम ग्रेवी वाला, एकदम पीस पीस वाला, है ना, है ना, मुर्गा बन गया भाई। बकरा छोड़ो यार, मुर्गा बनाओ, बकरा बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अभी मैंने क्या कहा कि अतिमंद वाली क्रिया के बारे में अध्ययन नहीं करना, कौन लेके 3 घंटा बैठेगा बकरे के, हाँ क्यों भाई, मैंने कहा कि नहीं कहा, अरे हाँ या ना कहा कि नहीं कहा, हाँ कौन बकरे को लेकर बैठेगा, तो बकरा में समय लगता है ना भाई, पकता नहीं जल्दी, हो झटके से बनवा लेते हैं। लड़कियां क्या और चालाक होती हैं, मैगी बनाती हैं, फट से हो जाएगा काम मुझे, लेकिन वो तो अति तीव्र वाले में हो जाएगा। तो देखो ये मुर्गा बनता है, जो ये मुर्गा बना है हमने यहाँ लिया 1250 ग्राम लिया था, लेकिन मुर्गा कितना बनता है बताओ, मुर्गा तो कम ही बनेगा, कुछ गल जाएगा, कुछ खत्म हो जाएगा, कुल मिला जुला के, अरे नमक नहीं डाला इसमें, नमक भी डालना है, नमक भी डाल देना, ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। कुल मिला जुला के मुर्गा कितना ग्राम बनेगा, किसी के पास एक्सपीरियंस है भाई, कुल गल ओल के मिर्ची उर्ची डाल ओल के कुल गलेगा तो कितना बनेगा बताओ, अरे मसाला वही चिकन मसाला सब चीजें हो जाएंगी, बताओ कितना बनेगा, हाँ कुछ तो गली ले जाएगा, मान लो 900 ग्राम बनेगा, 900 ग्राम या फिर 800 ग्राम बनेगा, ठीक है। तो मेरी बात समझाने का मतलब यह है कि अभिकारक है, इससे उत्पाद बनता है, ये सभी क्या है, अभिकारक है, उत्पाद में क्या, मुर्गा का एकदम मसालेदार ग्रेवी वाला मुर्गा बना हुआ है, ये क्या है, अभिकारक है, ये क्या उत्पाद। देखो इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, ये क्या है, ग्रेवी वाला आपका क्या है, अभिकारक, ये क्या है, उत्पाद है ना, है ना, है ना। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, यह अभिकारक से उत्पाद बनने में जो समय लगता है वह समय, और इसके द्रव्यमान में जो अंतर होता है, यानी ये 1250 ग्राम से 900 ग्राम हो गया, यह मान लीजिए आप 50 मिनट में मुर्गा बना दिए, तो ये दोनों का अनुपात क्या कहा जाता है, अपक्रिया की दर कहा जाता है। अरे मतलब समझ में आ रहा आप लोगों को, हाँ अरे बताओ हाँ या ना, अपक्रिया की दर किसे कहा जाता है बताओ। देखो भाई यहाँ अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रता में, अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही अपक्रिया की दर कहा जाता है, समय के साथ होने वाला परिवर्तन ही अपक्रिया की दर कहा जाता है। अरे बात समझ में आई क्या सभी को,
समझ में आ गई? यानी अच्छा जरा एक चीज और देखना, ये जो अभिकारक की सांद्रता है, अभिकारक का जो द्रव्यमान है कम हो रहा है। स्टार्टिंग में तो मुर्गा कुछ नहीं बना होगा, स्टार्टिंग में 0 था, जब पूरा हो गया तब ना 900 बना है। यानी अभिकारक की जो सांद्रता है ये कम हो रहा है, उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही, बढ़ रहा है। अभिकारक की सांद्रता कम हो रहा है, उत्पाद की सांद्रता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आगे चल के हम लोग जो अभिकारक होगा ना इसके आगे माइनस लगाएंगे, उत्पाद के आगे हम लोग प्लस लगाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना आप सभी लोग, जो अभिकारक है यानी जो मुर्गा मसाला, इसका द्रव्यमान पहले 1250 था, बाद में ये 900 हो गया। नहीं, इसका मात्रा कम हुआ, ये तो पहले 0 था, मुर्गा पहले बना ही नहीं था, बाद में मुर्गा बना, ये 0 से 900 हुआ, यानी ये बढ़ा है, ये कम हुआ है। आगे चल के हम लोग अभिकारक के आगे माइनस लगाएंगे, उत्पाद के आगे हम लोग प्लस लगाएंगे, अभी नहीं, आगे चल के। तो दोबारा मुझे न बताना हो कि क्यों माइनस लगा रहे हैं, क्यों कम प्लस लगा रहे हैं। माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसका मात्रा कम होती है, पहले स्टार्टिंग में 1200 लिए थे, अब इसका प्लस इसमें क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा बढ़ती है ना। मेरी बात समझ में आ गई सभी को, बताओ हाँ या ना। अरे मेरी बात समझ में आ गई, आ गई समझ में, मुर्गे से अच्छा समझ में आता है, ठीक है। अच्छा नंबर लेकर आना तो मैं पता बताऊंगा, आके खूब मुर्गा बनवाना। और मैं तो खाता नहीं हूं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग खाते हैं, उनको खिलवाना, तो मेरे लिए अच्छा खासा कुछ पनीर वनीर बना देना है, ठीक है। ओके, तो चलो अभिक्रिया की दर की परिभाषा क्या होगी। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, मुर्गा उर्गा आज रखना अच्छी बात भी नहीं है, ठीक है, इसको मत रब करता हूं, है ना। अभिक्रिया की दर की परिभाषा क्या होगी बताओ। बताओ इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, इसकी परिभाषा क्या, अभिकारक या फिर उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की, अभिकारक का उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं, है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया की, लिखना सभी लोग डेफिनेशन, किसी रासायनिक अभिक्रिया की, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं, को अभिक्रिया की दर कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, होने वाले समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को दर कहते हैं, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। डिफिनेशन सभी को याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बताओ बताओ। जैसे आपके सामने ये मैं मिटा कर थोड़ा नीचे लिख देता हूं, है ना, है ना। ये कोई अभिकारक है, ठीक है, ये कोई अभिकारक है, रिएक्टेंट है आर है, ये उत्पाद प्रोडक्ट पी में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये अभिकारक जो है उत्पाद में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। अभिकारक जो है उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो क्या होगा बताओ, तो इसकी दर क्या होगी, दर क्या होगा, दर क्या होगा बताओ। अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तथा परिवर्तन अपान समय, मैंने बताया ना, ये जो मुर्गे का 1250 ग्राम से 900 ग्राम में हो रहा था परिवर्तन बट्टे डेल्टा टी, समय बताया था, समय कितना रहा था 50 मिनट, वही चीज है।
अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अपान समय अंतराल, यह इसका मान होता है। इसी के बारे में आपको आगे पढ़ना है, ठीक है, समझे, है ना। अब देखो इसको हम लोग प्लस माइनस लेते हैं, आगे प्लस माइनस क्यों लेते हैं इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसे देखो, दर को हम लोग, दर को आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर को आर से प्रदर्शित करते हैं। आर इज इक्वल टू हम लोग इसे डेल्टा सी अपान डेल्टा टी भी लिखते हैं, प्लस माइनस डेल्टा सी अपान डेल्टा टी भी लिखते हैं। भाई 60 में लिखना, हम लोग साइंटिस्ट वाले, हम लोग साइंस से पढ़ रहे हैं, हम लोग साइंस से पढ़ रहे हैं। जब हम लोग साइंस से पढ़ रहे हैं भाई 60 में लिखना हम लोगों का काम है। अभिकारक तथा सांद्रता में परिवर्तन को डेल्टा सी लिख दिया हमने और समय को डेल्टा टी लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, है ना। यानी ये जो है अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, डेल्टा सी लिखे हैं और समय को डेल्टा टी लिख दिया। हाँ? सिंपल है आपके सामने, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है बताओ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ, डेल्टा सी अपान डेल्टा टी लिख दिया हमने, तो इसका मात्रक पढ़ लेते हैं, इसका मात्रक पढ़ लेते हैं। अब इसको रब करते हैं हम लोग, या नहीं रब करते, चलो यहाँ इधर मात्रक पढ़ लेते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, देखो ये ऊपर क्या डेल्टा सी है, सी मतलब क्या है, सांद्रता है। सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो ये क्या लिख सकते हैं मात्रक, मोल प्रति लीटर अपान समय, समय का मात्रक क्या, सेकेंड, ये इसका मात्रक हो जाता है, मोल प्रति लीटर अपान सेकेंड, ये इसका मात्रक हो जाता है। क्योंकि ये जो है आपका अभिकारक की सांद्रता का मात्रक ही मोल प्रति लीटर होता है ना, मोल प्रति लीटर अपान समय होता है, क्या इस अपक्रिया के दर का मात्रक होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर अगर कोई गैसीय अपक्रिया है, कोई गैसीय अपक्रिया होगी, गैसीय अभिक्रिया और कहीं पे होगी, तो इसका एक मात्रक और दिया रहता है जो कि आपको लिखना है। ये नहीं पूछना सर कैसे आया, क्या है लिखना, मात्रक इसका होता है एटीएम अपान सेकेंड, ये होता है मात्रक, एटीएम पर सेकेंड होता है इसका मात्रक, या फिर एटीएम पर मिनट होता है। ये गैसीय अपक्रिया का कभी कभी मात्रक होता है, एटीएम पर सेकेंड या एटीएम पर मिनट होता है। ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो सांद्रता होता है ना, ये दाब के समानुपाती होता है। ये सांद्रता, जहां पे डेल्टा सी हमने लिखा ना, यहाँ पे डेल्टा पी भी लिख सकता हूं मैं और डेल्टा टी भी लिख सकता हूं, तो पी दाब का मात्रक एटीएम होता है, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। ऐसा आगे आप लोग थोड़ा मोड़ा कुछ क्वेश्चन में पढ़ोगे तो हैरान मत होना। गैसीय अपक्रिया, लेकिन केवल ये गैसीय अपक्रियाओं में होता है, ठीक है, समझे सभी लोग, समझे, यहां तक सभी को समझ में आ गया है? अरे हाँ या ना कुछ बताओगे तो चले आगे, बताइए। एक बार सभी लोग इसे नोट कर लीजिए तो आगे चलते हैं हम लोग। हो गया, चलिए आगे लिखिएगा सभी लोग, क्या औसत दर या औसत वेग, हेडिंग डालिएगा औसत दर या औसत वेग। आपको हेडिंग क्या डालना है, औसत दर या फिर औसत वेग। देखिए भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालिए औसत दर
दर या फिर वेग। पहले एक सेकंड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि शायद आप लोगों को इस टॉपिक से हो। हाँ, अभी नहीं। इस क्वेश्चन को कोई बता सकता है क्या? अब क्रिया में वेग समीकरण लिखते समय सांता परिवर्तन दर्शाते हैं। अभी नहीं लिखना है आपको, आगे बताना है आपको, आगे बताना, अभी नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है ना? आगे बताना, ठीक है। अभी हम लोग औसत दर या वेग पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो क्या होता है औसत दर या वेग? किसी निश्चित समय अंतराल में डेल्टा टी में अभिकारक तथा उत्पाद के सांता परिवर्तन डेल्टा सी हो तो औसत दर आर एवरेज क्या हो जाता है? किसी निश्चित समय अंतराल में किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या फिर तथा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी है और समय अंतराल डेल्टा टी में, ठीक है, डेल्टा सी है। तो औसत वेग या फिर औसत दर क्या होगा? ध्यान देना, औसत दर क्या होता है? आर एवरेज, RAVG एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा सी अपान डेल्टा टी, माइनस प्लस माइनस दोनों होगा, ये होता है। यहाँ पे डेल्टा होता है। जैसे आपके सामने कोई रिएक्शन आर से पी बन रहा है, आर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ये कोई रिएक्शन है। मैंने अभिकारक को आर लिखा, प्रोडक्ट को पी लिखा, ठीक है। ऐसा हमने एक रिएक्शन लिखा है, ठीक है, मान लीजिए। यानी ये अभिकारक से क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। ऐसा एक रिएक्शन है जो अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। तो इसके लिए आर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? आर के लिए ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे आर के लिए मतलब अभिकारक के लिए आप सीधे लिखना, अभिकारक पुस्तक में आर के लिए हम लोग क्या लेंगे? बताओ, अभिकारक कोष्टक में आर के लिए हम लोग क्या लेंगे? बताइए, अभिकारक कोष्टक में आर के लिए हम लोग क्या लेंगे? डेल्टा कोष्टक में आर इस तरह से लेते हैं, डेल्टा कोष्टक में आर इस तरह से लेते हैं, और इसके आगे हम लोग माइनस लगाएंगे कि प्लस? ये बताओ। मैंने कहा ना, मुर्गे वाले कहानी में मैंने बताया था कि आपको अभी ध्यान देना है कि अभिकारक में माइनस लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? 1250 ग्राम लिया था और मिला कितना था? 900 ग्राम है? तो यहाँ पे क्या लेते हैं? माइनस लगाएंगे। और उत्पाद पी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बताओ, उत्पाद पी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पे प्लस लगाएंगे कि माइनस? बताओ, उत्पाद के लिए प्लस लगाएंगे, बिल्कुल प्लस डेल्टा पी लगाते हैं इस तरह से। अब देखो, एक बात जो कि महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, वह जो कि आपको जानना, जो कोष्टकवा में हम लिख रहे हैं इस तरह से पी या कोष्टक में लिख रहे हैं आर, इसका मतलब क्या होता है? इसे हम लोग क्या करते हैं? कोष्टक में इस तरह से लिखने को क्या लिखते हैं? इसका मतलब अगर हम किसी को भी, मान लो इसको मिटा देते हैं, सिंपल, अगर हम यहाँ पे यक्स को कोष्टक में इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? एक्स की सांद्रता। इसका मतलब क्या होता है? एक्स की सांद्रता। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग एक नाम और देते हैं, वह नाम है सक्रिय द्रव्यमान। एक नाम और दिया जाता है, एक्स का मतलब सक्रिय द्रव्यमान। अगर कोष्टक में लिख देते हैं इसको, हम लोग एक नाम और देते हैं, सक्रिय द्रव्यमान। क्या देते हैं? सक्रिय द्रव्यमान। या फिर हम लोग इसे मोलर सांद्रता भी कह सकते हैं। या फिर इसे मोलरता भी कह सकते हैं।
मूलरता भी कह सकते हैं। यानी यश का कई नाम हम दे सकते हैं। यश को हम लोग सांद्रता बता सकते हैं, इसका सक्रिय द्रव्यमान भी कहा जाता है, मोलर सांद्रता भी कहा जाता है, इससे मूलरता भी कहा जाता है। यानी कोष्टक में लिखने का मतलब आपको ये सभी नाम दे सकते हो या ये कर सकते हो। कोष्टक में यश, यानी जैसे कोष्टक में आर लिखा है, मतलब आर जो भी होगा इसका सांद्रता यहाँ पे दिखाया गया है। कोष्टक में पी लिखा है, पी का मतलब क्या है, पी जो भी है उसकी सांद्रता यहाँ पे लिखा गया है, जिसे हम लोग पी का सक्रिय द्रव्यमान भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सभी को, बताओ। हाँ, अब देखो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 का खेल शुरू होता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में आपने मोलरता, मोलर सांद्रता निकालने पढ़ा था। हाँ, पढ़ा था। तो वह कोष्टक में लिखे, इसका मतलब पी की सांद्रता आपको निकाल के लिखना होगा। कहीं पे भी न्यूमेरिकल में अभी नहीं समझ में आएगी तो परेशान मत होना, आगे समझ में आ जाएगा। कहीं पे भी न्यूमेरिकल में पी लिखा कोष्टक में, तो इसका मतलब पी का मुझे सांद्रता निकालना होगा, मोलरता निकालना होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? और कहीं पे भी कोष्टक में पी लिखा तो पी का मतलब क्या हुआ, सांद्रता निकालना होगा, मोलरता निकालना होगा, जिसे हम लोग सक्रिय द्रव्यमान भी कर सकते हैं। कहीं पे भी कोष्टक में इस तरह से बड़े कोष्टक में हमने आर लिख दिया, तो आर का मतलब क्या, आर का मुझे सांद्रता निकालना है, मोलरता निकालना है। आगे आप लोग पढ़ोगे, आगे आप लोग पढ़ोगे कि कैसे निकाला जाता है, क्वेश्चंस में आएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो परेशान मत होना, आगे चलिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? हाँ, बताइए। तो इसे आप लोग नोट करिए, उसके बाद रब करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या डाउट है भाई दिव्यांशु आपका? किसी को क्या डाउट है बताओ। बताओ दिव्यांशु। फार्मूला में मैंने नहीं लगाया कोष्टक में, बात अलग है, लेकिन ऐसे अगर हम लिखेंगे तो इसका मतलब ये होता है। जिसको एक बार और समझना है, वीडियो कुछ टाइम में आ जाएगा, एक बार और देख लेना बेटा, समझ में आ जाएगा। सेम चीज समझना है तो शायद आप लोग लेट आए होंगे तो आपको प्रॉब्लम हुआ होगा। क्योंकि आप लोग लेट क्यों होते हो? मैं लेट होता हूं बात अलग है, क्योंकि मुझे बहुत से काम होते हैं। आप लोगों को कौन से काम होते हैं? हाँ, नहीं दिख रहा है इसके लिए आप एयरटेल वालों को गाली दो, मुझे नहीं। जो भाई काम करते, क्या नाम है आपका? रेनू। कुछ टाइम में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो देख लेना तब। हाँ नेहा राव, क्वेश्चन पूछो, क्या क्वेश्चन है? भाई मैं तो काम काम करता करता आदमी हूं, आप लोग तो बस बैठकर मोबाइल में वीडियो देखते हो। आर एवरेज का फार्मूला डेल्टा सी अपान डेल्टा टी होता है। अरे हिमानी, रेनू जब पास में रहती तो उसको समझा दो। बड़ी खतरनाक लोग हैं आप लोग यार, अपने दोस्तों को भी नहीं समझाते हो। हाँ, अरे आदित्य एक बार देख लेना आप। हाँ सेम है, सेम है। वो दर था, ये एवरेज है, मतलब एक ही, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों सेम है। अच्छा हाँ, ये सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट होगा चैप्टर 1 का, तैयार रहना। तो मैं सोच रहा हूँ इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें, ठीक है? क्योंकि फिजिक्स का क्लास आप आज आप लोगों का लंबा होगा,
और यूट्यूब की क्लास में आना जहाँ पे चैप्टर 1 के क्वेश्चन रिवाइज कराए जाएंगे जो आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। यूट्यूब के क्लास में आपको आना है जहाँ पे चैप्टर 1 रिवाइज कराए जाएंगे, ठीक है ना। टाइम 7:30 बजे है यूट्यूब का। अब फिजिक्स का केमिस्ट्री क्लास हो सकता है मैं 9 बजे शुरू करूँ, कुछ खा पी के आऊँ। टेस्ट सैटरडे को होगा, चैप्टर 1 का होगा। चैप्टर 1 का मैंने जो पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री में उसका करूंगा, और जो फिजिक्स में पढ़ा दिया है चैप्टर 1 में उसका करूंगा, ठीक है। टाइम वही बता दूंगा। ना कितना टाइम हो रहा है भाई? अभी समय है? नहीं समय तो नहीं है, 6 है। अगर मैं स्टार्ट करता भी हूं तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो फिर रह जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। 7:06 हो रहा है ना। लेकिन इसके बाद ताक्षणिक वेग बताऊंगा तो ताक्षणिक वेग को व्यंजक भी बताना होगा जिसे वेग नियम कहते हैं, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर रह जाएगा, यूट्यूब क्लास लेट हो जाएगी, ठीक है। चलो जाने दो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको लगाएंगे। और हाँ, कल का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दे रखा है, आज का भी पीडीएफ मैं दे दूंगा, है ना। ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसे मुझे लगाने हैं, ये सब क्वेश्चंस लगवाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर से एक दिन मैं इसको मैराथन रखूंगा, ठीक है, उस दिन कंप्लीट कर दूंगा। और सभी लोग चैप्टर 1 के क्लास में आना, यूट्यूब के क्लास में। साथ में आप लोग जो सुबह में क्लास होती है एक तरह से 10-5 मिनट का ना, उसमें जरूर देख लिया करो, उससे आप लोगों का रिवाइज हो जाता है, ठीक है ना। ओके, चलिए सभी को जय मां सरस्वती ना। अरे केमिस्ट्री की क्लास चल रही है मेरे भाई, केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। कहाँ पे हो? अरे एएमओ का मतलब क्या होता है सुषमा? बता ही नहीं, फोन करके पूछना होगा मुझे। चलिए ठीक है, ओके। चलिए आप मिलते हैं 8:30 या 9 बजे, ठीक है। गुड नाइट सभी। अरे गुड नाइट का अभी मिलते हैं यूट्यूब की क्लास में, आओ उसके बाद, ठीक है। आओ सभी लोग।